चलें एक बार फिर हम लोग आज सीखने का कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, काफ़ी काम करते हैं, सीखते भी हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको देख के लगता होगा कि ये क्या है। ये माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे पहला कंप्यूटर ये आपका मिनी कंप्यूटर है। इसी तरह ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और जो चौथा पार्ट है वो आपका ये सुपर कंप्यूटर है। इस तरह आप देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया माइक्रो, दूसरा हो गया मिनी, तीसरा हो गया मेन फ्रेम और चौथा हो गया सुपर। तो आज हम एक एक करके उठावेंगे, एक एक करके देखेंगे कि माइक्रो क्या है, मिनी क्या है, मेन फ्रेम क्या है और सुपर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता था और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार भी छोटा होता था। इसका जो शॉर्ट नेम है वो माइक्रो के नाम से जाना जाता था और 1970 से लेके 1980 के बीच ये लोगों के लिए उपलब्ध था, लेकिन सभी के लिए नहीं, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी अधिक थी। अलग अलग भाग में इसका हर चीज़ मिलता था। उसको टीवी से जोड़ते थे, टेप रिकॉर्डर से जोड़ते थे। तो यूं कहें कि जो शौकिया थे, पैसे वाले थे, वही इस कंप्यूटर को लेते थे। तो माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है तो पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। यानी स्टार्टअप जब माइक्रो कंप्यूटर आया तो उसमें काफ़ी बदलाव किया गया और यही आगे चल के मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना गया। लगभग 1971 से लेके 1976 की अवधि को कभी कभी माइक्रो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहा जाता है। खासकर ये मशीन इंजीनियरिंग संबंधी विकास और जो पैसे वाले थे उनके निजी इस्तेमाल में ही आता था। जबकि 1975 में प्रोसेसर टेक्नोलॉजी SOL20 को डिज़ाइन किया गया, जो एक बोर्ड का बना हुआ था और उसी बोर्ड पे कंप्यूटर का सभी प्रणाली के भाग शामिल होते थे, उसी के ऊपर रहते थे। वहीं SOL20 में बिल्ट इन EPROM सॉफ्टवेयर मौजूद था, जिसने स्विचों और लाइटों की पंक्तियों की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया था।
अभी बताया गया MITS, जिसे मिट्स कहते हैं, आल्टेयर ने महत्वपूर्ण दिलचस्पी ली। इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी दिलचस्पी भी ली और अपना इन्वेस्ट भी किया, और उसके बाद ये पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना गया। बाद में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंप्यूटर की स्थापना हुई, और आज के डेट में भी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल कंप्यूटर काफ़ी आगे है। लेकिन इसके जो निर्माता थे आल्टेयर, उनको कोई सफलता नहीं मिली, व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, वे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद की। इसी तरह 1977 में होम कंप्यूटर के रूप में जाने वाली दूसरी पीढ़ी का शुभारंभ हुआ, जो माइक्रो कंप्यूटर ही था। जो 77 से पहले के कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग में काफ़ी आसान था, और इसके लिए व्यावहारिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी तरह परिचित होने की आवश्यकता नहीं थी। ये व्यावहारिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो उस समय क्या था माइक्रो कंप्यूटर के साथ, कि सिर्फ CPU आता था, एक छोटा सा कीबोर्ड आता था, और काफ़ी स्विचेज होते थे। तो उसी को, कीबोर्ड को आप CPU से जोड़ते थे, CPU से तार लगा करके टीवी में जोड़ते थे, और टेप रिकॉर्डर का तार लगा करके CPU से जोड़ते थे। उस समय न फ्लॉपी होता था, न CD होता था, न DVD होता था, और न ही पेन ड्राइव होता था। जो टेप रिकॉर्डर का जो कैसेट होता था, उसी कैसेट पे सारी डाटाएं स्टोर होती थी। मॉनिटर या टीवी सेट से जुड़ने की क्षमता टेक्स्ट और संख्याओं में दृश्यात्मक उलटफेर करने की अनुमति ये देती थी। सेकेंड जनरेशन, जो दूसरी पीढ़ी का था, इसी समय बेसिक भाषा, जिसे कच्ची मशीनी भाषा की तुलना में सीखना और इस्तेमाल करना आसान था, एक मानक विशेषता बन गई। ये आपको बता दें कि बेसिक जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, बिगनर्स स्टार्टअप लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रारंभ में सिर्फ इसी में काम होता था। इस तरह की सुविधाएं मिनी कंप्यूटरों में पहले से ही आम थी, जिससे कई शौकिया लोग और शुरुआती निर्माता भी परिचित थे। यानी बेसिक का उपयोग पहले माइक्रो में नहीं होता था, मिनी में होता था। 1979 में VisiCalc स्प्रेडशीट का शुभारंभ हुआ, जिसने पहली बार माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक शौक से एक व्यावसायिक उपकरण में के रूप में बदल दिया। ये VisiCalc स्प्रेडशीट क्या है? आज जो आप एक्सेल देख रहे हो, काफ़ी विख्यात है, हर लोग सीखना चाहते हैं, जो सीख लिए उस पर काम करना चाहते हैं, जो काम करते हैं उसमें और एडवांस टेक्निक अपनाना चाहते हैं। तो VisiCalc का स्प्रेडशीट सबसे पहले आया 1979 में। यही स्प्रेडशीट आगे चल के लोटस नाम के स्वीट्स में कन्वर्ट हुआ, और लोटस के बाद ही जब माइक्रोसॉफ्ट आया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी MS ऑफिस में जो स्प्रेडशीट, जिसको एक्सेल के नाम से जानते हैं, का यूज़ किया, और आज वो काफ़ी पॉपुलर है। 1981 में IBM द्वारा अपने IBM PC को जारी करने के बाद पर्सनल कंप्यूटर शब्द को IBM PC संरचना, यानी पर्सनल कंप्यूटर के अनुकूल माइक्रो कंप्यूटर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाना लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर शब्द 1981 में हम लोग के सामने आया। इसी तरह मिनी कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर का आकार है
वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का होता है, यानी माइक्रो से बड़ा और मेन फ्रेम से छोटा। कंप्यूटर छोटी जगहों जैसे व्यापार, बिजनेस, कंप्यूटर सेंटर आदि में काम में लिए जाते हैं, मिनी कंप्यूटर को ही। आप देख रहे हैं पिक्चर में जो मिनी कंप्यूटर है, घर में भी देखते हैं, इंस्टीट्यूट में भी देखते हैं। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1940 में बनाया गया था। इसको IBM के द्वारा बनाया गया था और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन और सर्विस के मद्देनज़र रखते हुए लाया जा सके। इनके परफॉर्मेंस और कार्य क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान होती थी, यानी स्पीड मेन फ्रेम से काफ़ी कम था। ये अलग बात है कि आज के डेट में जो हमारा PC है वो मेन फ्रेम से भी किसी मेन फ्रेम से भी काफ़ी अधिक है। इसी तरह हम देखें मिनी कंप्यूटर में ही कि मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग होता था वो छोटे व्यवसाय के लिए किया जाता है। इसके अंदर DVD राइटर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल DVD राइटर के लिए भी कर सकते हैं। इसके अंदर पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हम इसको बिजनेस के लिए यूज़ कर सकें। स्कैनिंग और प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ जो मिनी कंप्यूटर का है उसका हम उपयोग कर सकते हैं इन क्षेत्रों के अंतर्गत। अब हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ ही इनकी स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक तथा सरकारी विभाग एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के रूप में करते हैं। यह 2400 घंटे कार्य कर सकते हैं और इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण आप बैंकिंग में देखते हो। यदि आप स्टेट बैंक के यूजर हो तो स्टेट बैंक का अलग सिस्टम है, सेंट्रल बैंक का अलग है, PNB का अलग है, इंडियन बैंक का अलग है। तो उसका जो सर्वर है, अब सर्वर में मेन फ्रेम कंप्यूटर जुड़े रहते हैं और दुनिया भर में जितने भी इसके ब्रांचेस फैले हुए हैं वो सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह आप रेलवे का देख रहे हैं, रेलवे के अलग अलग जोन में मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और वहाँ से उस जोन के जितने भी स्टेशंस हैं वो जुड़े हुए होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका साइज आप देख सकते हो। इसी तरह जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर से भी परस्पर जोड़ा जा सकता है। अधिकतर कंपनियां या संस्थाएं मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग इन कार्यों के लिए करती है। उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का व्यवहार रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना और रखना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों के भुगतान करना, कर का विस्तृत ब्यौरा रखना, इसके IBM 4381, ICL 39 सीरीज एंड CDS साइबर सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा होता है। अलमारी की तरह लगता है कि अलग अलग अलमारी लेके एक साथ सटा दिया गया हो। अब हम आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में
सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को बहुत अधिक मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस को MIPS में नहीं, FLOPS मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में नापा जाता है। अब आप यही समझिए कि पर सेकेंड में भी, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में मापा जाता है। और एक बात और है कि सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकेंड अरबों खरबों की गणना कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर FLOPS के लगभग 100 क्वेंडल तक पहुंचा सकता है। 100 क्वेंडल्स बहुत ज़्यादा हुआ। ये सुपर कंप्यूटर का एक पिक्चर है। तो सुपर कंप्यूटर वास्तव में 1960 में शुरू किया गया, जो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एटलस के साथ सेमूर के द्वारा विकसित किया गया था। सेमूर क्रे ने CDC 1604 को डिजाइन किया था, जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, और यह ट्रांजिस्टर के साथ वैक्यूम ट्यूब को बदल देता है। आपको ये पता होना चाहिए, भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया, बहुत सारे बनाए। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। सुपर कंप्यूटर में क्लस्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्लस्टर सिस्टम कंप्यूटिंग का मतलब है कि मशीन एक नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटरों के एरे के बजाय एक सिस्टम में कई प्रोसेसर का उपयोग करती है। इन कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कुछ फीट से लेकर सैकड़ों फीट तक हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की कीमत $2 लाख से $100 मिलियन से अधिक हो सकती है। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सनवे टायोलाइट था, जो चीन के विक्सू शहर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। जो सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। यह एक बार में 100 से अधिक यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। ये मशीनें भारी मात्रा में गणना को हल करने में सक्षम हैं, जो मानव क्षमताओं से परे है। अर्थात मानव इस तरह की व्यापक गणनाओं को हल करने में असमर्थ है, नहीं कर सकता है। कई व्यक्ति एक ही समय में सुपर कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। ये सबसे महंगे कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ताकि यह इंस्ट्रक्शन की व्याख्या कर सके और अर्थमेटिक और लॉजिकल कार्यों को जल्दी कर सके। सुपर कंप्यूटर CPU की अत्यधिक हाई संगणना स्पीड को सपोर्ट करता है। यह संख्याओं के जोड़े के बजाय संख्या की सूचियों के जोड़े पे काम करते हैं। यानी दो दो संख्या को नहीं जोड़ते हैं, पूरा लंबा संख्या दे दें, पूरा लिस्ट दे दें और ये जोड़ देता है। इनका उपयोग शुरू में राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफी से संबंधित एप्लीकेशन में किया गया था, लेकिन आजकल एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और पेट्रोलियम उद्योगों द्वारा भी कार्यरत है।
सुपर कंप्यूटरों का उपयोग उनकी श्रेष्ठता के कारण रोज़मर्रा के कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। सुपर कंप्यूटर उन एप्लीकेशन को संभालता है जिन्हें रियल टाइम प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी। इसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ बेहद जटिल एनिमेटेड ग्राफिक्स जैसे वैज्ञानिक सिमुलेशन और अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसी के साथ इनका उपयोग नई बीमारियों का पता लगाने और बीमारी के व्यवहार और उपचार की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जाता है। सैन्य नए कंप्यूटरों, टैंकों और हथियारों के परीक्षण के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। इनका सैनिकों और युद्धों पर प्रभाव को समझने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इन मशीनों का उपयोग डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक परमाणु हथियार विस्फोट के प्रभाव से का परीक्षण करने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। हॉलीवुड एनिमेशन के निर्माण के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन में भी सुपर कंप्यूटर ऑनलाइन गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर गेम प्रदर्शन को स्थिर करने में मदद करता है। जो बहुत सारे यूजर्स गेम खेल रहे होते हैं, इस तरह सुपर कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही मार्गदर्शक का काम करता है। धन्यवाद।